जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल का आज हम लोग मॉडल पेपर 1 देखने वाले हैं। पेपर का नाम है आपके इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी अर्थशास्त्र भूगोल। पेपर कोड है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का GEO 201F। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों के लिए ये आपका क्लास रहने वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं जहां भी आपके थर्ड सेमेस्टर में अर्थशास्त्र भूगोल पढ़ाया जा रहा है उन सभी बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2025-26 के लिए। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर। और जितने भी क्लास हैं और इस क्लास का जो आपको PDF मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जहां क्लास सेंड किया रहेगा क्लास के ठीक नीचे आपका PDF रहेगा, वहां से PDF भी डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि PDF में आंसर नहीं रहता है, केवल आपके क्वेश्चन नहीं रहते हैं। ठीक है, एक बार क्लास देखिए उसके बाद रिवीजन करिए PDF से। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट किसने दिया कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? तो ये स्टेटमेंट दिया था जिमरमैन ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। और जो जिमरमैन है इनके बारे में जानना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, चलें इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। देखें, जिमरमैन के अनुसार पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सामग्री हो सकती है, लेकिन जब तक मनुष्य अपनी ज्ञान और तकनीक का उपयोग करके उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं बदलता तब तक वे संसाधन नहीं कहलाती हैं। ठीक है, ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जा करके आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से आप मुझे DM कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो भी आप मुझे DM कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल किस विषय की उपशाखा है? जो आर्थिक भूगोल है ये किस विषय की उपशाखा है? तो यह आपका मानव भूगोल की उपशाखा होती है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक उपशाखा है जो मानव भूगोल के तहत आता है। ठीक है, और आर्थिक क्रियाओं जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन है, व्यापार और सेवाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल मानव भूगोल के उपशाखा के रूप में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें, और सारे सब्जेक्ट के जो क्लासेस हैं मैंने आपको सिलेबस दे रहा था, तो कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी सिलेबस मत दीजिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए, तो मैं आप क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलें चौथा क्वेश्चन है, और जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट के अब धीरे धीरे आपकी क्लासेस आनी शुरू हो गई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिछले 3 वर्षों को क्वेश्चन पेपर BA सेमेस्टर वाला चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, चले, और एग्जाम से पहले मैं मॉडल पेपर दे दे रहा हूँ, महासंग्राम रिवीजन क्लास भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चले चौथा है, निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन सा है? सर्वसुलभ संसाधन आपको ऑक्सीजन। ठीक है, सर्वसुलभ आसानी से मिल जाता है हर जगह आपको। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, किसने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है? मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, ये जिमरमैन ने लिखा है एवं मिचेल ने लिखा है। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से कई बार ये पूछ चुका है। कभी क्या होता है कि मिचेल का नाम नहीं दिया रहेगा, पूछेगा किसने लिखा है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा संसाधन होता है, जिमरमैन का नाम दिया रहता है तो जिमरमैन आप लगा देंगे। अगर आपके ऑप्शन में जिमरमैन नहीं दिया है, मिचेल दिया है तो आप मिचेल ऑप्शन में लगाएंगे। दोनों दिया है तो क्या करेंगे, दोनों अगर दे दिया है तो जिमरमैन लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा हर साल कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, चले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायापुंज संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? छायापुंज संकल्पना जो है इसके प्रतिपादक हैं एरिक जिमरमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है आपका।
चलें, देखिए जो आप लोगों के पास बुक है, किताबें हैं, वो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बाकी मैं क्लासेस तो करा ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका छायापुंज प्रतिपादन जो किया था वो एरिक जिमरमैन ने किया था। अब 7वां क्वेश्चन इसमें देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आता ही आता है, हर साल आता है और आएगा, हमेशा आएगा जब भी आपके MCQ एग्जाम होंगे, ठीक है। और जब भी रिटन एग्जाम होता है तो भी आपके पूछे ही पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल, ठीक है। देखें पूछा क्या गया है कि सफ़ेद कॉलर कर्मचारी निम्न आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। जो सफ़ेद कॉलर कर्मचारी हैं ये प्राथमिक गतिविधियों में आते हैं, द्वितीयक गतिविधियों में, तृतीयक गतिविधियों में या पंचम गतिविधि में आएंगे, ठीक है। तो ये एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, चलिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है। सफ़ेद कॉलर कर्मचारी निम्न आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, ये तृतीय गतिविधियों में लगे हुए हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अब इसमें मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, आपका 100% आता ही आता है। देखिए टोटल आपकी 5 गतिविधियाँ होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और देखें चतुर्थ और पंचम, ठीक है। तो प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ और तृतीयक गतिविधियाँ। जो क्वेश्चन आपसे पूछा था तृतीय गतिविधियाँ के बारे में पूछा गया है, तो पहले मैं तृतीय गतिविधियाँ बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए इस क्षेत्र की को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय गतिविधियों को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें वे सभी सेवा आधारित गतिविधियां शामिल होती हैं जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि परिवहन हो गया, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, व्यापार है, शिक्षा है और स्वास्थ्य सेवाएं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को ही सफ़ेद कॉलर या गुलाबी कॉलर कर्मचारी कहा जाता है या येलो कॉलर कर्मचारी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें प्राथमिक गतिविधियाँ क्या हैं। इन गतिविधियों में पूछता है आपके एग्जाम में, प्राथमिक गतिविधियों में कौन से शामिल हैं। तो प्राथमिक गतिविधियों में जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप एग्जाम में जो है जो आपका OMR शीट पर गोला लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक गतिविधियाँ, इन गतिविधियों में प्राकृतिक से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है, जैसे कृषि हो गया, खनन है, मछली पकड़ना और वानिकी, ठीक है। इन गतिविधियों में शामिल लोगों को अक्सर रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि रेड कॉलर वर्कर किसे कहा जाता है, तो जो प्राथमिक गतिविधियों में शामिल होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है बाबू, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चले अब द्वितीयक भी समझ लीजिए, द्वितीयक भी आपके एग्जाम में पूछेगा। देखिए द्वितीयक गतिविधियां, इसमें कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना शामिल है, जैसे कि विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन, ठीक है। इन गतिविधियों में शामिल लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। पूछेगा आपके एग्जाम में कि ब्लू कॉलर वर्कर किन गतिविधियों में शामिल होते हैं, द्वितीय गतिविधियों में शामिल होते हैं, ठीक है ना। चलें तृतीय मैंने आपको बता दिया, चतुर्थ और पंचम भी पढ़ लीजिए, बुक में आपके अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया होगा, बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तृतीय गतिविधियों का हिस्सा या उससे आगे बढ़कर उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे अनुसंधान, ठीक है, विकास और उच्च स्तरीय निर्णय लेना। लेकिन प्रश्न के विकल्पों में ये मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलें 8वां क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि गुलाबी रंग के कर्मचारी निम्न आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग बताइए। बिल्कुल देखिए ये मैंने बताया गुलाबी रंग के जो कर्मचारी होते हैं ये तृतीय क्षेत्र से आपके तृतीय गतिविधियों से जुड़े होते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पूछा गया है वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो वितरण के आधार पर जो संसाधन है बाबू ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं वितरण के आधार पर। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अच्छा आपके दिमाग में आएगा गुरुजी वितरण के आधार पर यदि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें वितरण के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सर्वव्यापी संसाधन और दूसरा है अस्थायीकृत संसाधन, ठीक है। तो सर्वव्यापी संसाधन क्या होते हैं, तो सर्वव्यापी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो पृथ्वी पर हर जगह उपलब्ध हैं। कैसे,
उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, सूर्य का प्रकाश आपको पृथ्वी पर हर जगह मिलेगा, वायु यानी हवा, जल यानी पानी हर जगह आपको मिलेगा पृथ्वी पर, ये सर्वव्यापी संसाधन होते हैं। ठीक है, अस्थायीकृत संसाधन क्या होते हैं गुरुजी? तो इसे पढ़ करके ही लग रहा है अस्थायीकृत, स्थानीकृत, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, स्थानीकृत है तो स्थानीकृत यानी एक जगह पर इकट्ठा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, कोयला होगा, पेट्रोल होगा, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें एक जगह पे रहती हैं। ठीक है ना, तो स्थानीकृत संसाधन, ये संसाधन केवल कुछ निश्चित भौगोलिक स्थानों पर ही पाए जाते हैं और हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे खनिज, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये एक जगह पृथ्वी पर कहीं ना कहीं इनका सोर्स होता है, खनन होता है इनका, ये स्थानीकृत संसाधन होते हैं। ठीक है ना बाबू, चलें, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 देखें, पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल का दायरा व्यापक होता है। ठीक है, आर्थिक भूगोल का जो दायरा होता है वो व्यापक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर आपका पूछा गया है कि आर्थिक विकास का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, या ऐसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, कि आर्थिक समृद्धि विकास का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था वाल्टर रोस्टो के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसे अच्छे से आप लोग कवर कर लेंगे। चले, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, देखें, आर्थिक भूगोल में आइसोटिज्म और आइसोडापेंस किससे संबंधित हैं? तो पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर जी आइसोटिम्स और आइसोडापेंस ये होते क्या हैं? तो पहले आप इन दोनों को जान लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, चलें, देखिए, आइसोटिज्म क्या होते हैं? ये मानचित्र पर ऐसी रेखाएं होती हैं, आइसोटिज्म, जो उन सभी स्थानों को जोड़ती हैं जहां किसी विशेष कच्चे माल या तैयार माल को एक ही परिवहन लागत पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, आइसोडापेंस क्या होते हैं? तो आइसोडापेंस वे रेखाएं होती हैं, उन सभी स्थानों को जोड़ती हैं आइसोडापेंस रेखाएं जहां किसी उत्पाद के उत्पादन और वितरण से जुड़ी कुल परिवहन लागत समान होती है। इसमें कच्चे माल की लागत और वितरण की लागत दोनों शामिल होती है। ठीक है, यानी अब आपको समझ में आ गया कि ये परिवहन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं गुरुजी? तो ये परिवहन लागत से संबंधित होते हैं। ठीक है, आइसोटिज्म और आइसोडापेंस ये किससे संबंधित हैं? परिवहन लागत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिमरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जो जिमरमैन थे, इन्होंने जो प्राकृतिक संसाधन है इसको दो भागों में बांट दिया। तो दो भागों में बांट दिया गुरुजी, कौन कौन से भाग में बांटा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, चले ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखिए, जिमरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका पुनरुत्पादन या पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है और समय के साथ ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियोलाइट कहाँ पाया जाता है? ठीक है, क्रियोलाइट कहाँ पाया जाता है? ये ग्रीनलैंड में पाया जाता था। ठीक है, लगभग ये धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि जो क्रियोलाइट है ये ग्रीनलैंड के किस जगह पर पाया जाता है? ठीक है, अगर डीपली पूछेगा, तब डीपली पूछेगा तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, चले, देखिए, क्रियोलाइट ग्रीनलैंड के इट्विट में पाया जाता था। ठीक है, ये एक जगह है ग्रीनलैंड में, यहीं पर आपका क्रियोलाइट पाया जाता था। ठीक है, जहां 1987 तक इसका व्यावसायिक खनन होता था। हालांकि प्राकृतिक क्रियोलाइट के भंडार अब लगभग समाप्त हो गए हैं। यह दुर्लभ खनिज अन्य स्थानों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नॉर्वे, ब्राजील, चेक गणराज्य में भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लगभग ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वायरमेंटल हैंडबुक नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था? इस पुस्तक का संपादन किया था गैरेट डीवेल ने। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि द इन्वायरमेंटल हैंडबुक नामक जो पुस्तक है, ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1970 में इसका प्रकाशित हुआ था, 1970 में। ठीक है, द इन्वायरमेंटल हैंडबुक नामक का प्रकाशन हुआ था। किसने किया था? गैरेट डीवेल ने।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है इसमें, द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? इसको मिडोज एवं मिडोज ने लिखी है। देखिए इस पुस्तक को कई लोगों ने, लगभग 3-4 लोगों ने मिल करके लिखी है, ठीक है। हालांकि इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, सबसे फेमस नाम है, वो मिडोज एवं मिडोज का है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेगा एग्जाम में, द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का जो प्रकाशन है या फिर इसको लिखा गया था, कब लिखा गया था? 1972 में, 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक को लिखा गया था मिडोज और मिडोज और अन्य के द्वारा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है? बागाती फसल कौन सी है? देखें इसमें चाय क्या है, एक बागाती फसल है। चावल, गेहूं, मक्का ये आपके खेत में होते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखिए लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है क्लास बनाने में, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और ये बोलना अनिवार्य है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। चलें, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया था? क्या कर रहा है? कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया था? तो जो आपके डी हेटलसी हैं, इन्होंने कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया था सबसे पहले। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि भूमि का उपयोग का, ठीक है, कृषि भूमि का उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल, ठीक है, वान थ्यूनेन मॉडल दिया गया, कब दिया गया था? कृषि भूमि का उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल कब दिया गया था? तो ये 1856 में, 1856 में, ठीक है, कृषि भूमि का उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखें कृषि भूमि के उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल 1826, यहाँ पर देखिए गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका हो सकता है ये टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है। एक बार आप लोग गूगल करके भी देख लीजिएगा। वान थ्यूनेन मॉडल 1856 में आपका दिया गया था या फिर 1826 में दिया गया था, ये टाइपिंग में गलती हो गई है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी, प्लीज़ जरूर कमेंट करिएगा कि कृषि भूमि का उपयोग वान थ्यूनेन मॉडल कब दिया गया था, ठीक है। हालांकि 1856 में हुई, हो सकता है एडिटिंग में गलती हो गई हो या फिर टाइपिंग में गलती हो गई हो 1826 में, ठीक है। ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को लेकर के। तो इसे मैं पढ़ा देता हूँ पूरा, ठीक है। कृषि भूमि के उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल 1856 या फिर 1826 में दिया गया था। जर्मन भूगोलवेत्ता कौन थे? जोहान हेनरिक वान थ्यूनेन, इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम है द आइसोलेटेड स्टेट, इसमें प्रस्तुत किया था इन्होंने वान थ्यूनेन मॉडल, ठीक है। कब किया था? तो देखें 1856 या फिर 1826। देखें ये टाइपिंग में गलती हुई है, तो इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गूगल कर लीजिएगा या चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, दोनों से ज़रूर पूछ के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चे आपके कमेंट को देख सकें, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। चलें अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या है गुरुजी? 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एकाकी राज्य संबंधित है। एकाकी राज्य आपका वान थ्यूनेन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? खाद्यान्न फसल कौन सा नहीं है इसमें? देखें चावल आपका खाद्यान्न फसल है, गेहूं भी है, मक्का भी आपका खाद्यान्न फसल है, चाय आपका खाद्यान्न फसल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, आपका पूछा गया है कि विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में चावल का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो चाइना करता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है? तो बागाती फसल देखें, इसमें रबर ये भी बागाती फसल है, चाय भी आपका बागाती फसल है, काफ़ी भी आपका बागान वाला फसल है, मक्का आपका खेत में होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी खाद्यान्न फसल है मक्का, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये 100% पूछता ही पूछता है, बहुत ही बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है, पशुओं के चारे में किया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 25 है कि वान थ्यूनेन के अनुसार प्रथम पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है। तो वान थ्यूनेन के अनुसार जो प्रथम पेटी में उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन किया जाता है साग सब्जी की खेती और दूध हेतु पशुपालन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि वान थ्यूनेन के अनुसार छठवीं पेटी जानी जाती है। तो साग सब्जी ये नहीं है, छठवीं पेटी जो है पशुपालन के लिए जानी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 27 देखें, पूछा गया है कि रूपांतरणशील कृषि को श्रीलंका में क्या कहते हैं। तो जो रूपांतरण कृषि होती है इसको श्रीलंका में चेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, चेना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर देखें, पूछा गया है कि कपास की मिट्टी किसे कहते हैं, या फिर कपास का जो उत्पादन होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे इसको, ठीक है, शुरू से पढ़ा होगा। तो इसमें काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, किसने कहा है कि प्रगति का अंधाधुंध विरोध नहीं, प्रयुक्त अंधाधुंध इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ठीक है, प्रगति का अंधाधुंध विरोध नहीं, प्रयुक्त अंधाधुंध प्रगति का विरोध अपेक्षित है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया था सियरा क्लब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है 2024-2025 में भी। ठीक है, चलें ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये केवल 30 ही क्वेश्चन है। टोटल इसमें आपके 50 क्वेश्चन थे। तो जो 20 क्वेश्चन है बाकी का वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में करा दूंगा, अगले हफ्ते में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले क्या पूछा गया है, अभी भी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय स्थानांतरण खेती में लगे लोग निम्न से कम है। तो ये 5% से कम है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी राय जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।